तो दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर ले, जल्दी से वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई कर ले, नहीं तो फिर मैं ट्राई करूंगा, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार ट्राई कर ले, नहीं तो फिर इसके बाद फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। चलिए, हो गया, आपने सॉल्व कर लिया, ट्राई कर लिया आपने। चलो अब मैं करता हूं। बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है क्या कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 100 ग्राम बर्फ, यानी कि एक 100 ग्राम बर्फ का एक टुकड़ा है जिसका तापमान, बर्फ का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। मतलब कि मैंने एक 100 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा लिया जिसका तापमान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने एक तरफ एक दूसरे बर्तन में जो है वो क्या लिया, तो 100 ग्राम पानी लिया। उस पानी का तापमान कितना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने जो पानी का जो बर्तन था मेरे पास 100 ग्राम वाला और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला, उससे मैंने उस बर्फ के टुकड़े को डाल दिया। दोनों अब क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब जब मिक्स हो गया है तो बोलता है कि मिक्स होने के बाद, मिश्रित होने के बाद मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझो, हमने कहा था आप कि ऊष्मा अवशोषित होती है और ऊष्मा जो है एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में जाती है या फिर एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में जाती है। यानी कि गर्म वस्तु से निकलने वाली ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि ठंडी वस्तु जितनी ऊष्मा अवशोषित करती है, गर्म वस्तु उतना ही ऊष्मा मुक्त करती है। यानी कि गर्म वस्तु द्वारा मुक्त ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या फिर कैलोरीमेट्री का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर आधारित है। इसमें हम थोड़ी सी गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 100 ग्राम बर्फ, यानी कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या है, वो एक बर्फ का टुकड़ा है। इस बर्फ के टुकड़े का तापमान कितना है भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। कोई दिक्कत, एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। मेरे पास जो है एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ जो कि कितना है, इस बर्फ के टुकड़े का मास कितना है, 100 ग्राम है। अब ये 100 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है, इसका तापमान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला बर्फ, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 100 ग्राम का बर्फ जब इस पानी के कांटेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ जो है वो पिघलना आरंभ होगा, मेल्ट होना शुरू होगा। यानी कि पिघलना आरंभ होगा और पिघल के क्या बनेगा, पानी बनेगा। और जो पानी बनेगा, उस पानी कितना बनेगा, 100 ग्राम पानी बनेगा, है ना। और ये पानी जो है, इस पानी का तापमान कितना रहेगा, तो जब ये बर्फ पिघलना आरंभ करेगा, बात समझ रहे हो, जब ये बर्फ पिघलना आरंभ करेगा तो उस वक्त जो पानी बनेगी, उस वक्त के पानी का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ठीक है, और तब ये पानी का फिर तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ेगा, पानी का तापमान बढ़ेगा। 100 ग्राम पानी है, कितना है मेरे पास, 100 ग्राम पानी। अब धीरे धीरे इस पानी का तापमान बढ़ेगा और पानी का तापमान बढ़ के कितना हो जाएगा, तो जितना ये पानी और ये वाला पानी दोनों मिलने के बाद, यानी कि मिश्रण का जो तापमान होगा उतना हो जाएगा, यानी कि टी मिक्स के बराबर। ठीक है, और इस तरफ बर्फ की कहानी होगी, अब इस तरफ हम बात करते हैं इस पानी की। मेरे पास क्या कहता है कि मेरे पास पहले से पानी है जो कि कितना है, तो ये वाला पानी है मेरे पास 100 ग्राम, ठीक है, और इस पानी का तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता है क्या कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी जितनी ऊष्मा मुक्त करेगी, वो सारी की सारी ऊष्मा कहां चली जाएगी, इस बर्फ के पास में, और वही ऊष्मा इस बर्फ को पानी बनाने की काम करेगी।
तो यानी कि इस पानी द्वारा मुक्त उष्मा और इस बर्फ द्वारा अवशोषित उष्मा के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे देखिए बर्फ से क्या बन रहा है, पानी बन रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है वो है कि अवस्था परिवर्तन हो रही है। क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रही है। और यहाँ पे सिर्फ तापमान में परिवर्तन। तो यहाँ पे जब अवस्था परिवर्तन होती है तो तो हम हीट के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं Q1, और Q1 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे m into L, जहां पर m क्या है, द्रव्यमान, और L क्या है, गुप्त ऊष्मा। यहां पे क्या है, तो यहां पे Q2 लगाएंगे, और Q2 बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे mc डेल्टा टी। पानी पानी लेकिन तापमान में अंतर, तो क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी। और यहाँ पे तो सिंपली हम क्या लगा देंगे, mc डेल्टा टी, यानी कि ये जो Q जो है, ये वाला Q इस Q के बराबर क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी। अब यहां पर इस तरह के न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, वो डेल्टा टी को लेने में, कि डेल्टा टी हम किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इधर शॉर्ट में आप देखिएगा, मैंने बताया था शुरुआत में ही जब मैंने गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाया था, तो उस वक्त कि मान लीजिए कि आपके पास में एक बॉडी है, इस बॉडी का भी जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक बॉडी है, दूसरी बॉडी, जिसका तापमान जो है, ये लो मैं रेड से बना देता हूं, एक दूसरी बॉडी है आपके पास में, ये लीजिए रेड वाली, ए है बी, और ब्लैक वाली बॉडी का नाम है ए, और बी वाला का तापमान क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखा हो तो क्या होगा, उष्मा ए वाले से निकल कर बी में जाएगी, क्योंकि उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो उष्मा ए से निकल कर बी में जाएगी। और कब तक जाएगी उष्मा, तो उष्मा ए से निकलकर बी में तब तक जाएगी जब तक कि दोनों ए और बी का तापमान जो है वो समान ना हो जाए। यानी कि ए में से अगर 15 डिग्री उष्मा निकल के, 15 डिग्री टेम्परेचर अगर निकल के चला जाए बी में से, और ए में से अगर 15 डिग्री टेम्परेचर अगर माइनस हो जाए, तो कितना हो जाएगा, देखो 40 माइनस 15, इसके पास कितना बच जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए वाले के पास में कितना बच जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और बी वाले के पास में भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए और बी दोनों का तापमान क्या हो गया, समान हो गया। और जब दोनों का तापमान समान हो गया, तो इसका मतलब कि ए और बी के बीच अब उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा। अब हम ए के लिए अगर, अच्छा, तो ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोल देंगे, कि जब ए और बी जब दोनों एक साथ संपर्क में आया, जब दोनों एक साथ मिक्स हुआ, तब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। और इसी तापमान को मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया भैया टी मिक्स। टी मिक्स का मतलब क्या, तो मतलब कि मिश्रण का तापमान। टी मिक्स मतलब मिश्रण का तापमान, समझ में आया। तो ए के सापेक्ष में मिश्रण का तापमान कितना है, क्या है, कम है, समझ रहे हो। पहले का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में कितना आ गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ए के लिए डेल्टा टी लिखे तो हम क्या लिखेंगे कि 40 माइनस 25, कोई दिक्कत, यानी कि ए के लिए टी मिक्स क्या हो जाएगा, छोटा। लेकिन बी को अगर देखो तो बी के पास में पहले तापमान कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिक्सिंग होने के बाद तापमान कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ठंडी वस्तु होती है उसके लिए टी मिक्स क्या हो जाता है, बड़ा, और जो गर्म वस्तु होती है उसके लिए टी मिक्स क्या होता है, छोटा। याद रखना, जो ठंडी वस्तु होती है उसके लिए टी मिक्स क्या बन जाता है, बड़ा हो जाता है, और ठंडी वस्तु के लिए टी मिक्स क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है कि गर्म वस्तु द्वारा मुक्त उष्मा ठंडी वस्तु द्वारा अवशोषित उष्मा के बराबर, यानी कि ये दोनों उष्मा जितनी अवशोषित हो रही है Q1 प्लस Q2, ये कहां से आ रही है, तो ये इस गर्म वस्तु से आ रही है। तो ये इस गर्म वस्तु से आ रही है, तो यहां पे क्या हम लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, कोई दिक्कत। और Q1 का वैल्यू कितना है, तो m इंटू एल प्लस Q2 कितना है, mc डेल्टा टी बराबर Q इस तरफ कितना है, mc डेल्टा टी, कोई दिक्कत। अब देखिए सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो m कितना है, मास ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, वो कितना होता है, तो वो होता है 80 कैलोरी। कैलोरी में ही रखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कैलोरी में रखते हैं, तो 80 कैलोरी, ठीक है।
80 और प्लस m फिर से कितना हो जाएगा 100 ग्राम पानी है तो 100 हो गया। c का वैल्यू कितना होता है पानी के लिए 1 होता है कैलोरीज में। और डेल्टा टी जी इस बार डेल्टा टी लिखना, तो डेल्टा टी हम इसके लिए क्या लिखेंगे, तो देखो फाइनल तापमान दोनों का कितना होने वाला है टी मिक्स के बराबर। पहले तापमान कितना था, या फिर यहाँ यहीं पे आप टेम्परेचर डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या है पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फिर टी मिक्स है। तो या एक कौन सी वस्तु है गर्म या ठंडी, तो बर्फ है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा ठंडा होगा, और पानी ये क्या है ये जो है वो गर्म होगा। तो ही मैंने क्या कहा कि ठंडी वस्तु के लिए टी मिक्स क्या हो जाता है ज्यादा, और गर्म वस्तु के लिए टी मिक्स क्या होता है कम। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे टी मिक्स माइनस 0, तो टी मिक्स माइनस 0 बराबर कितना आएगा हमारा आ जाएगा टी मिक्स। इसको और थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि हमें, चलो तो क्या हो जाएगा कि 100 गुने 80 जोड़ 100 गुने 1 गुने, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो टी मिक्स माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा टी मिक्स बराबर। अब इस तरफ का लिखते हैं गर्म वाले का, तो गर्म वाले का मास भी कितना है 100, और इसका सी का वैल्यू भी कितना लिखेंगे पानी का 1, और डेल्टा टी कितना लिखेंगे, तो इसका डेल्टा टी देखो कितना हो जाएगा, पहले 100 था बाद में कितना हो रहा है टी मिक्स, तो इसके लिए टी मिक्स क्या होगा कम, तो यहां पे हो जाएगा कि 1 गुने 100 माइनस टी मिक्स। कोई दिक्कत यहां तक दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं एक बार देख लेता हूं, चलो दिख रहा है अच्छी बात है, दिख रहा है सही से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुने 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 8000 प्लस 100 गुने 100 और 100 गुने 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 टी मिक्स, ये हो जाएगा 8000 प्लस 100 टी मिक्स, यानी कि मिश्रण का तापमान टी मिक्स क्या मान लिया मिश्रण का तापमान बराबर 100 गुने 100 और 100 गुने 100 तो हो जाएगा 10,000 माइनस कितना हो जाएगा 100 टी मिक्स। कोई दिक्कत, अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। एक काम करते हैं इस टी मिक्स को इस तरफ लेके चले जाते हैं और इस 8000 को उस तरफ, तो कितना हो जाएगा ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 100 टी मिक्स प्लस 100 टी मिक्स बराबर 10,000 माइनस 8,000, ठीक है। अब यहां से कर लो तो 100 कितना हो गया 200 टी मिक्स बराबर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000। तो यहां से आ जाएगा कि टी मिक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000/200, कट जाएगा आ जाएगा 10, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री पर स्थित 100 ग्राम पानी में मिलाएंगे तो इसका अंतिम तापमान मिश्रण का अंतिम तापमान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करें फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये छोटा 2 न्यूमेरिकल था छोटा सा, तो मैंने देखा कि चलो भाई इसको अभी सॉल्व कर देता हूं, बतला देता हूं, कुछ तो कॉन्सेप्ट आएगी, कुछ तो कॉन्सेप्ट मिलेगी। कहता है यहां पर कि समान धातु से निर्मित, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लिए, समान धातु से निर्मित बहुत इंपॉर्टेंट है, समान धातु से निर्मित गोलों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो इनकी ऊष्माधारिता का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ऊष्माधारिता को हम कैपिटल सी से सूचित करते हैं, तो कैपिटल सी बराबर स्मॉल एम इंटू स्मॉल सी। स्मॉल एम का द्रव्यमान, स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, तो स्मॉल एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और सी का मतलब होता है भैया विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो, तो ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। अब ये दोनों जो धातु की जो निर्मित जो गोले हैं, इन गोलों जो इन दोनों गोला जो है वो समान धातु का बना हुआ है, और जब समान धातु का बना हुआ है तब क्या होगा कि इन दोनों गोलों की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होगी बराबर आएगी। तो दोनों गोलों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी बराबर होगी। तो हम यहां पे लिख लेंगे क्या, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि C1 बराबर C2 बराबर C,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ से C1 बराबर M1 C1 अगर लिखें और यहाँ से C2 बराबर M2 C2, पहले गोले की ऊष्माधारिता दूसरे गोले की ऊष्माधारिता, ठीक है। पहले गोले की ऊष्माधारिता क्या लिखेंगे M1 C1, दूसरे गोले की ऊष्माधारिता क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे पहले गोले का ऊष्माधारिता लिखेंगे M1 C1 और दूसरे गोले की ऊष्माधारिता लिखेंगे C2 बराबर क्या लिखेंगे M2 C2। कोई दिक्कत? और अगर हम यहां से रेशियो निकालें कि C1 बटा C2, यही तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों गोलों की ऊष्माधारिता का अनुपात क्या होगा, इनकी ऊष्माधारिता का अनुपात क्या होगा। तो C1 बटा C2 बराबर क्या लिखेंगे, तो बराबर हम लिखेंगे M1 C1 बटा M2 C2। और जब ऐसा लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा बच्चों कि C1 बटा C2 बराबर M1 C1 और C1 बराबर है C2 का बराबर है C का, तो बटा M1 इंटू C बटा M2 इंटू C से C मर गया और यहां से बन गया कि C1 बटा C2 बराबर M1 बटा M2। अब जो भी खेला है इसी के ऊपर खेलना है, जो भी खेला है वो इसी के ऊपर खेलना है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा सॉरी C1 बटा C2 बराबर M1 बटा M2। अब यहां पर तो द्रव्यमान नहीं दिया, तो एक काम करते हैं, यहां पे इनकी व्यासों का अनुपात दिया हुआ है। जब व्यासों का अनुपात दिया है तो क्या करेंगे, हम यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे और जब त्रिज्या मिल जाएगी तो आयतन मिल जाएगी और जब आयतन मिल जाएगी तो हम घनत्व और आयतन का रिलेशन यहां पर लिख सकते हैं। तो भैया मास बराबर क्या होता है, तो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर क्या होता है डेंसिटी, अरे छोड़ो हटाओ, घनत्व बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम है कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां से द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा m बराबर रो गुने v, यानी कि m बराबर रो गुने v करने का मतलब क्या कि m बराबर क्या लिख देंगे आयतन सॉरी घनत्व गुने आयतन। तो इसी तरह से हम यहाँ पे m1 की जगह हम क्या लिख देंगे रो1 v1 बटा रो2 v2। अब यहां पर एक चीज और कि जब समान धातु है तो दोनों धातु का घनत्व क्या होगा, तो रो1 बराबर रो2 बराबर रो, दोनों धातु का घनत्व जो है वो क्या होगा समान होगा। और जब ऐसा होगा तो C1 बटा C2 बराबर C1 बटा C2 बराबर रो1 की जगह रो V1 बटा रो2 की जगह रो और V2, रो से रो मर गया तो यहां से फिर हमें क्या मिल गया, तो मिल गया C1 बटा C2 बराबर V1 बटा V2। यानी कि इसकी आंसर जो है वो डिसाइड कहां होगी, तो इसकी आंसर जो है वो आयतन के ऊपर डिसाइड होगी। V का मतलब क्या है आयतन। अब देखिए यहाँ पे आयतन लिखिए, तो C1 बटा C2 बराबर आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू अपॉन पाई R1 क्यू, क्योंकि पहले गोले का, और दूसरे गोले के लिए क्या लिखेंगे, तो 4/3 पाई R2 का क्यू, ठीक है। तो 4/3 पाई कट गया, तो यहां से C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा R1 का क्यू अपॉन R2 का क्यू, ठीक है। इसको ए लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C1/C2 बराबर R1 का क्यू अपॉन R2 का क्यू। और इसी को अब हम यहां पर पुट कर देंगे, यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको ऊष्माधारिता का अनुपात मिल जाएगा बहुत सिंपल से तरीके से, ठीक है। तो देखो पहले का व्यास कितना है 1, तो पहले का R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब D बराबर 1 है तो R बराबर कितना हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत। और R2 बराबर जब 2 है तो सॉरी D2 बराबर यानी कि दूसरे का व्यास जब 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी 1, समझ में आया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर तो हो जाएगा कि C1/C2 इक्वल टू 1/2 का Q अपॉन 1 का Q। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कि C1/C2 इक्वल टू 1/2 का Q, और यहाँ से सिंपली आ जाएगा C1/C2 इक्वल टू 1/8 और 1/8, तो C1 अनुपात C, छोड़ो ऐसे ही देख लो, तो C1/C2 बराबर कितना आ गया है 1/8, यानी कितना हो जाएगा 1/8। तो हम इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, सिंपल सा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चलो हो गया।
हो गया स्क्रीनशॉट।